हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हिस्ट्री हब बाय विदुषी। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 12th का एक टॉपिक जो कि सिंधु घाटी की सभ्यता से लिया गया है। इसका नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ। ये जो टॉपिक है ये केवल क्लास 12th के लिए ही नहीं बल्कि यूपीएससी, बीपीएससी, पीसीएस और जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं जहाँ पर सिंधु घाटी की सभ्यता पूछा जाता है उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैंने इस चैप्टर में सारे इम्पॉर्टेंट जितने भी फैक्ट्स हैं उनको ऐड किया है और साथ ही क्लास 12th से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें जो कि आंसर राइटिंग में आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है उन सबको भी इसमें ऐड किया है। जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी आंसर आ जाता है आप आसानी से उसका आंसर दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में पता कैसे चला। देखिए, हड़प्पा सभ्यता बात है 1826 की, जब चार्ल्स मैसन नाम का एक व्यक्ति वो हड़प्पा पहुंचता है। हड़प्पा एक शहर का नाम है। वहाँ के खंडर और बड़ी बड़ी ईंटें देखकर उसको इस बात का आइडिया नहीं होता कि यहाँ पर पहले कोई सभ्यता भी रही होगी। सेकेंडली, जॉन ब्रंटन जब ब्रिटिश गवर्नमेंट रेलवे लाइन बिछा रही थी तो उस समय जॉन ब्रंटन नाम के एक व्यक्ति उनको ईंटों की आवश्यकता पड़ी और उन्होंने अपने मज़दूरों से कहा कि सामने जो ये खंडर दिख रहे हैं ना, इसमें से ईंटें निकाल लो और यहाँ रेलवे लाइन में बिछवा दो। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मज़दूर वहाँ से ईंटें निकाल कर ले आए और लाहौर से कराची रेल मार्ग में ईंटें बिछवा दी गईं। अब 1921 में जॉन मार्शल के अंतर्गत दयाराम साहनी नाम के एक व्यक्ति, उन्होंने पहली बार एक बहुत बड़ा शहर खोजा जिसका नाम था हड़प्पा। 1922 रखालदास बनर्जी नाम के एक व्यक्ति ने हड़प्पा के बाद एक बहुत बड़ा शहर खोजा जिसका नाम था मोहनजोदड़ो। अब हमें ये तो पता चल गया कि किस तरीके से हड़प्पा सिविलाइजेशन को खोजा गया। अब हम पढ़ते हैं कि आखिर हड़प्पा सिविलाइजेशन है क्या, हड़प्पा सभ्यता है क्या। तो देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक थी। सभ्यता का मतलब होता है जब बहुत सारे लोग एक साथ सोसाइटी में रहते हैं, एक ही ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, उसी को सिविलाइजेशन या सभ्यता कहते हैं। तो ये जो हड़प्पा सभ्यता थी वो विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक थी। इसका कालक्रम 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। यह एक नगरीय सभ्यता थी, यानी कि ये जो पूरी सिविलाइजेशन थी ना, ये अर्बन थी, नगरीय थी। और इसके प्रमुख नगर थे हड़प्पा, जो कि आप पाकिस्तान में देखते हैं, मोहनजोदड़ो, ये भी पाकिस्तान में है, धोलावीरा ये गुजरात में है, लोथल ये भी गुजरात में है, और लोथल एक बंदरगाह भी था, ठीक है, एक सी पोर्ट भी था। कालीबंगन ये राजस्थान में है और चंदड़ो ये भी पाकिस्तान। देखिए, कभी हमने ये सोचा था कि हमारे देश में एक ऐसी सिविलाइजेशन रही होगी जो इतनी परिपक्व होगी जैसे आज हम देखते हैं। आज कितने डेवलप शहर देखते हैं, इतने हज़ार साल पहले भी इतने डेवलप शहर रहे होंगे, ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य होता है। तो हम देखते हैं सभ्यता की विशेषताएं क्या हैं। देखिए, इस सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता थी इसकी जो सिटी प्लानिंग थी, यानी कि इसकी नगर योजना। देखो, इसके जो नगर थे वो दो भागों में विभाजित थे। नगर दो भागों में विभाजित थे जो कि थे एक दुर्ग नगर और दूसरा निचला नगर। दुर्ग नगर का मतलब एक ऊंचे जो है टीले पर नगर बसा होता था और एक पार्ट नीचे स्थान पर बसा होता था। सेकंड था ग्रिड प्रणाली। सारा नगर एक पूरी तरीके से एक शतरंज पट के समान था, है ना, यानी कि वो इतना ज़्यादा अच्छे से अरेंज किया गया था कि पूरा ऐसा लगता था कि एक शतरंज पट हो। सड़कें एक दूसरे को समकोण पट काटती थीं और जो सड़कें थी ना वो 4 सड़कों के बीच में ना घर बने हुए थे। आई थिंक ये ग्रिड प्रणाली इसलिए भी रखी गई होगी ताकि वहाँ पर जो है प्रशासन अच्छे से चल सके, यातायात अच्छे से सुगम हो सके। थर्ड थी जल निकास व्यवस्था। उन्नत अवस्था में पक्की ईंटों से बनी नालियाँ मिली हैं, ये ढकी हुई थी। मानक ईंटें। भवन निर्माण में मुख्यतः पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। इनका अनुपात 1:2:4 था,
ये अनुपात बहुत पूछा जाता है किसी भी एग्ज़ाम में, तो प्लीज़ आप इसको याद रखिएगा। जितनी भी ईंटें थीं उनका ये अनुपात था, साथ में ज़्यादातर पकी ईंटों का यूज़ किया गया था। सेकंड पॉइंट है महान स्नानागार। देखिए, मोहनजोदड़ो से एक बहुत बड़ी बिल्डिंग मिली है और वो इसे द ग्रेट बाथ भी कहते हैं। इसका यूज़ किसी विशेष अवसर पर किया जाता होगा। यहाँ पर लोग सामूहिक स्नान किया करते होंगे, ग्रुप में स्नान करते थे। इसके चारों तरफ कमरे बने हुए हैं और बीच में एक विशाल पॉन्ड है, एक विशाल तालाब कह सकते हैं आप, वो बना हुआ है। थर्ड है, जो यहाँ से मिली गई इमारत है, वो है अन्नागार, ग्रैनरी। ये हड़प्पा व मोहनजोदड़ो दोनों से प्राप्त हुआ है और इसमें बहुत बड़ी मात्रा में अनाज एकत्र किया जाता था। शायद ऐसा लगता हो कि कोई बहुत इम्पोर्टेंट ओकेज़न हो, कोई पब्लिक ओकेज़न हुआ करता होगा, उसके लिए ऐसा कुछ किया जाता होगा। इससे पता चलता है कि कितने सोशल हुआ करते थे ये लोग। फोर्थ है कृषि। देखो, अगर हम सिंधु सभ्यता की बात करें तो सिंधु सभ्यता का मुख्य व्यवसाय ना व्यापार था, लेकिन यहाँ पर कृषि भी होती थी। कृषि मुख्य रूप से गेहूँ, जौ, चना, तिल, सरसों और कपास की जाती थी। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, कपास को उगाने वाले सर्वप्रथम हड़प्पा निवासी ही थे, यानी कि हमारे इंडियंस ही सबसे पहले कपास उगाने वाले बने। फिफ्थ था व्यापार। देखो, इस सभ्यता का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। व्यापार मुख्य रूप से मेसोपोटामिया की सभ्यता से होता था। मेसोपोटामिया की सभ्यता, आप अगर सऊदी अरब और ये इधर ईस्ट की तरफ आप जाएंगे, ईस्ट एशिया की तरफ, तो आपको ये मेसोपोटामिया की सभ्यता मिलेगी। ये भी बिल्कुल इसी के साथ चलने वाली सभ्यता थी, इसकी कंटेम्प्रेरी थी, ठीक है। और हमारा जितना भी व्यापार था मोस्टली इसी सभ्यता से होता था। और हमारी जो सभ्यता है सिंधु घाटी की सभ्यता, ये भी इससे काफ़ी इंस्पायर देखने को मिलती है। समुद्र और नदियों के माध्यम से व्यापार किया जाता था। और इम्पॉर्टेंट देखिए, यहाँ पे नोट मैंने लिखा है कि लोथल में बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि गोदीवाड़ा के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, डॉकयार्ड कहाँ से मिला है, तो आपका आंसर होगा लोथल। सिक्स्थ है मनके। देखो, चहुंदड़ो, मैंने आपको बताया था ना, एक शहर है चहुंदड़ो, वहाँ से मनके बनाने का कारखाना मिला है। इससे आभूषण बनाए जाते थे। देखो, उस समय क्या होता था कि स्त्री पुरुष दोनों ही आभूषण पहनने के बहुत शौकीन हुआ करते थे। तो यहाँ पर ये जो चंदूदड़ो है, यहाँ पर मनके बनाने का एक कारखाना था, एक फैक्ट्री थी, और इनसे जो है आभूषण बनते थे। और नोट देख लो, चहुंदड़ो से लिपस्टिक बनाने का कारखाना भी मिला है। देखा कितने फैशनेबल थे इस सभ्यता के लोग। हमारा 7वां पॉइंट है उद्योग। मनके, मिट्टी के बर्तन, धातु कर्म, आभूषण निर्माण और मोहरे यहाँ के बहुत ही इम्पोर्टेंट उद्योग थे। यानी कि ये मनके भी बनाते थे, मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे, है ना। और धातु कर्म, जैसे कि इन्होंने कांसे की बहुत सारी जो है मूर्तियाँ बनाई हैं, है ना, आभूषण बनाए हैं। मोहरे, देखो मोहरे जो हैं वो किसके लिए यूज़ होते थे, कोई सामान खरीदने के लिए, और साथ ही ये किसी भी इंसान का एक ऑनरशिप दिखाते थे, ठीक है। यहाँ बहुत सारी मोहरें मिली हैं। 8th है हमारा इनका धार्मिक जीवन। यहाँ पर मातृ देवी की पूजा की जाती थी, पशुपति की पूजा के साक्ष्य मिले हैं, पीपल की पूजा के साक्ष्य मिले हैं, अग्नि पूजा के साक्ष्य मिले हैं, प्रकृति पूजा के साक्ष्य मिले हैं। नोट है कि कालीबंगन और लोथल से अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है कि कहाँ से जो है अग्नि वेदिकाएं मिली हैं, और आपको ऑप्शन दे रखे होंगे तो उसमें एक ऑप्शन डेफिनेटली कालीबंगन और लोथल दिया होगा, तो आपका आंसर यही दोनों है। 9th है लिपि। इनकी मोहरों पर जो लिपि अंकित है वह भाव चित्रात्मक है, यानी कि वो केवल उस पर पिक्चर्स बनी हुई हैं, कोई ऐसे कुछ वर्ड्स नहीं बने हुए हैं, बल्कि भाव चित्रात्मक है। पिक्चर्स के माध्यम से उनको थोड़ा समझा जा सकता है, परंतु ये अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। हमारा 10th पॉइंट है कला व मनोरंजन। हड़प्पा निवासी नृत्य, चौपड़, घरेलू उपकरण बनाने, पशु दौड़ के बहुत शौकीन थे। नोट, यहाँ से मिट्टी के खिलौने, पशुओं की मोहरें, कांसे के नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। देखिए, हड़प्पा निवासी का समाज, यानी कि हमारा 11th पॉइंट है समाज। परिवार मात सत्तात्मक होते थे, यानी कि परिवार में जो मुखिया होती थी वो कौन थी, माता हुआ करती थी। समाज उचित समतावादी था। उचित समतावादी का मतलब कि यहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, बहुत ही शालीन किस्म के लोग रहा करते थे, बहुत ही शांति प्रिय लोग रहा करते थे, है ना। लोग शांति प्रिय थे।
युद्ध के साक्ष्य भी नहीं मिलते हैं। यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई ऐसा हथियार नहीं मिला है जिससे पता चले कि यहाँ के लोगों में कभी आपस में युद्ध भी हुआ था। प्रशासन की भी कोई स्पष्ट जानकारी यहाँ से नहीं मिलती। कुछ नहीं पता चलता है कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, कोई राजा मंत्री इस टाइप का कुछ प्रोसेस हुआ करता था या नहीं हुआ करता था। इस तरीके की कोई भी जानकारी हमें यहाँ से मिले हुए साक्ष्य से प्राप्त नहीं होती है। 12th पॉइंट है पतन। देखिए, इतनी बड़ी सभ्यता थी, इतनी डेवलप सभ्यता थी, लोग नगरीय थे, लोगों के पास बहुत बड़े बड़े घर थे, घर भी बहुत अच्छे से वेल प्लान बने हुए थे, लेकिन इतनी बड़ी सभ्यता का अंत कैसे हुआ, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन। देखिए, पढ़ते हैं। इस समय लोग बहुत समृद्ध विकसित शहरी जीवन व्यतीत कर रहे थे, परंतु इतनी विकसित सभ्यता का अंत एक दिन में नहीं हुआ, बल्कि बाढ़, महामारी, सूखा, प्राकृतिक आपदा इसके पतन का कारण बने हैं। अब मैंने आपको इम्पॉर्टेंट सभी चीज़ें बता दी हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको सिंधु घाटी सभ्यता की जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो पता चल गए होंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको बिल्कुल प्रॉपरली डिटेल में पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाऊँ तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।